वेलकम टू अकेड ग्रो। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ये लेक्चर 11 है आवेश तथा विद्युत क्षेत्र चैप्टर का। इस लेक्चर में जो लेक्चर 10 में कॉन्सेप्ट पढ़े थे उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे और आगे नए कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। जो क्वेश्चन है वो क्या है, किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। आपके ऑप्शन 4 दे रखे हैं, उसमें है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होती है। सेकंड है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। तीसरा पॉइंट है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी। और चौथा पॉइंट है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन चेक करके देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य होती है कि नहीं होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन देखेंगे। पहले सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या, मध्य बिंदु पर शून्य होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव होता है वो क्या होता है, समान परिमाण हो आवेश का, यानी Q और Q सेम परिमाण के होंगे, और विपरीत आवेश हो, वो विपरीत साइन के हों, तो माइनस और एक प्लस। इसके बीच की दूरी होती है वो होती है 2L अल्प दूरी। तो इसका जो मध्य बिंदु होगा उस पर हमें बताना है कि मध्य बिंदु पर शून्य होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वाले पॉइंट पर माइनस Q के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो होगी इसी की तरफ। माइनस Q के कारण क्या, अगर यहाँ पे यूनिट मतलब इकाई आवेश माने तो क्या करेगा, वो आकर्षित करेगा, तो इसकी तरफ होगी। इसके बारे में जब वैद्युत क्षेत्र का चैप्टर लेक्चर किया था वहाँ पे पढ़ा था। अगर आपको नहीं अच्छे से क्लियर हो रहा तो आप प्रीवियस लेक्चर को देखें। प्लस वाले चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, दूर की तरफ प्लस वाले चार्ज की, तो इस वाले पॉइंट पे भी इस तरफ होगी। तो यानी कि ये वाली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसे E1 बोल दो और E2 बोल दो, तो एक ही दिशा में है तो ये क्या होगी, ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर शून्य नहीं होती है। तो ऑप्शन ए तो नहीं है। सेकेंड ऑप्शन है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष क्या होता है, कल जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था निरक्षीय स्थिति के लिए वैद्युत द्विध्रुव माइनस Q चार्ज और प्लस Q चार्ज, और एक इसका निरक्षीय मतलब कि अक्ष पर ना स्थित हो, तो ये अक्ष पर स्थित नहीं होगा, उसके लंबवत स्थित होगा मध्य बिंदु के। तो ये कुछ पॉइंट ऐसे आ जाएगा। तो P वाले पॉइंट पे अगर देखो निरक्ष के सभी बिंदुओं पर शून्य होगी, तो अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस के कारण इधर आएगा कुछ और प्लस के कारण दूर की तरफ, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस दिशा में आएगी। तो यानी किसी भी पॉइंट पर अगर इस वाले पॉइंट पे देखेंगे तो इधर के लिए, और इसके कारण इससे दूर की तरफ, तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यानी कि शून्य नहीं होगी। तीसरा पॉइंट है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के लंबवत होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि माइनस Q प्लस Q निरक्ष की स्थिति है, तो निरक्ष के कारण इस दिशा में और प्लस के कारण दूर की तरफ। किसी भी पॉइंट पे देखो, अगर इस वाले पॉइंट पे देखो तो इस वाले पॉइंट पे माइनस के कारण इस दिशा में उसकी तरफ होगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिस माइनस Q चार्ज है उसी की तरफ। प्लस Q के कारण दूर की तरफ होगी। तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो सदिश योग के द्वारा निकालेंगे वो कुछ ये वाली निकलेगी, जो कि वैद्युत द्विध्रुव ये है और इसके लंबवत नहीं है, यानी कि समांतर है। माइनस Q प्लस Q के समांतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल रही है। अब तो ये ऑप्शन सी भी नहीं होगा, लंबवत नहीं होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऑप्शन डी है निरक्ष के सभी बिंदुओं पर द्विध्रुव के समांतर होगी। यस, ऑप्शन डी वाला करेक्ट है, क्योंकि माइनस Q प्लस Q क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। अगर इस वाले P वाले पॉइंट पे निकाल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो भी समांतर आ रही है। जब आप नेट निकालोगे तो इस दिशा में आएगी, तो ये एक ही लाइन पे है।
और उसके समांतर ही माइनस क्यू प्लस क्यू के समांतर ही निकल रही है, या फिर आप इस वाले पॉइंट पे निकाल रहे हो उस पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समांतर ही निकली। समांतर का मतलब समान अंतर पर, दोनों के बीच में समान डिफरेंस हो। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला भी क्वेश्चन वैद्युत द्विध्रुव के ही कॉन्सेप्ट पे है। तो ये क्वेश्चन क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1, वेक्टर यानी कि इधर का सदिश रूप, सदिश रूप का मतलब होता है दिशा तथा परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश रूप में, तथा निरक्षीय इस रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 है। तब आपको ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सलूशन देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, माइनस और प्लस चार्ज होता है, उसके बीच की दूरी होती है 2l माइनस क्यू प्लस क्यू। इसके कारण r दूरी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, जो कि मध्य बिंदु से देखते हैं, वो आपकी दे रखी है वेक्टर E1, जो कि क्वेश्चन में दे रखी है। अक्षीय स्थिति पर r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E1 तथा निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E2 दे रखी है। आपको उसमें संबंध बताना है। r दूरी पर वेक्टर E1 दे रखी है अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसका परिमाण यानी कि फॉर्मूला लेक्चर 10 में निकाला था। तो वो क्या था, अक्षीय स्थिति पर वेक्टर E1 इक्वल टू 1/4πε0 2p अपॉन जो भी डिस्टेंस दे रखा है r3। ये अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आया था 2p अपॉन r3। यहाँ पे p वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है। जो इसकी दिशा आई थी वो आई थी प्लस क्यू के कारण, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आई थी वो दूर की तरफ, एंड माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो माइनस क्यू की दिशा में आती है, जिससे नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है, वो आती है, अगर इसको ए बोले और इसको बी और ई वेक्टर E1 वाले पॉइंट को पी, तो बी पी दिशा में इसकी दिशा होगी दूर की तरफ, यानी कि माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की तरफ इसकी दिशा होती है अक्षीय स्थिति की। सेकंड आपको दे रखा है निरक्षीय रेखा पर वैद्युत द्विध्रुव से दूरी 2r पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय रेखा के लिए क्या करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लेंगे माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट पी लेंगे और ये कितनी दूरी पे, 2r दूरी पर, दूरी 2r पर इस वाले पॉइंट पर माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू की दिशा में प्लस क्यू के कारण दूर प्लस क्यू से, तो नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर आती है, इस दिशा में। तो इसके लिए अगर हम बोले वैद्युत क्षेत्र की दिशा, तो दिशा क्या होगी, समांतर है और विपरीत है, तो यहाँ प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ इसकी दिशा होगी। वैद्युत क्षेत्र की दिशा निरक्षीय स्थिति पर प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ होगी, क्योंकि इसकी जो टेल है वो प्लस की तरफ है और जो हेड है वो माइनस क्यू की तरफ है। जो दिशा होती है वो टेल से हेड की तरफ होती है, टेल से हेड की तरफ। तो इसकी प्लस क्यू आवेश से माइनस क्यू आवेश की तरफ दिशा होती है। जो निरक्षीय स्थिति का फॉर्मूला निकल के आता है उसे यहाँ पे क्वेश्चन में E2 से प्रदर्शित करते हैं। तो E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन, इसे इक्वेशन 1 डाल दे रहे हैं और इसको इक्वेशन, और जो डिस्टेंस है वो है 2r का क्यूब। तो इसे सॉल्व कर लेंगे। वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4πε0 पी अपॉन, इसका क्यूब कर लेंगे तो क्यूब आता है 8r क्यूब।
वेक्टर E1 तथा E2 में संबंध निकालने के लिए जैसे कि ऊपर दे रखा है जो संबंध, तो इक्वेशन E2 को ऊपर तथा नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 से, क्योंकि इक्वेशन 1 की तरह बन जाए। तो समीकरण 2 में क्या करेंगे, ऊपर तथा नीचे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2 से। 1/4πε0 P/8R3। तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर E2 इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P/8 16R3 हो जाएगा। जहाँ पर E1 से वेक्टर E1 का मान वेक्टर E2 में रख देंगे। वेक्टर E1 का मान वेक्टर E2 में रखने पर, जब वेक्टर E1 का मान E2 में रखेंगे तो क्या आएगा, E2 वेक्टर E2 1/4πε0 2P/R3 1/4πε0 2P/R3 की जगह रख सकते हैं E1, तो वेक्टर E1/16, जो कि इसका जो संबंध है वो क्या है, इसकी जो दिशा है वो किसकी तरफ है, -q से +q की तरफ। क्योंकि जब क्वेश्चन को लेक्चर 10 में इसका फॉर्मूले को ड्राइव किया था तो वहाँ पे नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, तो वहाँ पे -q से +q की तरफ आती है, -q से +q की तरफ। और इस वाले में क्या है, +q से -q की तरफ, क्योंकि जो नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है वो समांतर आती है लेकिन विपरीत। तो टेल यानी कि इससे सिरे लास्ट से, और ये हेड यानी कि सिरा की तरफ देखा जाता है। तो +q से -q की तरफ है, जो कि उसके विपरीत है अच्छी स्थिति के। और ये वेक्टर यानी कि सदिश रूप में दे रखा है, तो सदिश रूप में जब दे रखा है तो यानी कि इसकी दिशा भी लिखी जाती है। तो यहाँ पे क्या साइन लग जाएगा, माइनस, इसका विपरीत है, इसलिए यहाँ पे माइनस वेक्टर E1/16 इसका ऑप्शन आ जाएगा। विपरीत दिशा के कारण यहाँ पे माइनस साइन लग जाएगा। तो जो ऑप्शन आपका सही ठीक हो जाएगा वो ऑप्शन होगा बी, वेक्टर E2 इक्वल टू माइनस वेक्टर E1/16। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, वो और भी लेक्चर करेंगे, उसमें करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करेंगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। मतलब कि एक समान वैद्युत क्षेत्र हो, जो भी है उसमें समान वैद्युत क्षेत्र हो, उस पर वैद्युत द्विध्रुव रखा हो, वहां पे बलयुग्म का आघूर्ण कितना लगता है। जैसे कि इसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बल युग्म कार्य करता है। यह बल युग्म वैद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा में घुमाने का प्रयत्न करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। इस प्रत्यानयन बल युग्म आघूर्ण को टाउ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक वैद्युत क्षेत्र जो आपको लाइन से दिख रहा है, समांतर लाइन, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र है जिसे वेक्टर ई से प्रदर्शित करेंगे, जिसकी दिशा इस साइड से इस साइड में, लेफ्ट से राइट की तरफ है। यहाँ पे एक कोई भी थीटा एंगल बनाकर वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल बनाकर एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण रखा गया है। जब किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को रखते हैं तो उस पर एक बल कार्य करता है, जो कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को घुमाने का प्रयास करता है। ये क्या प्रयास करता है कि इस दिशा में, बिल्कुल समांतर दिशा में वैद्युत क्षेत्र के वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण घूम जाए। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या, -q आवेश और +q आवेश, इसके बीच की दूरी क्या है, 2l, जो अल्प दूरी होती है, जो कि इस वाले प्लस चार्ज है। तो प्लस चार्ज पर जो बल लगता है वैद्युत क्षेत्र में, वो वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में लगता है। तो वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो इस पर एक बल कार्य करेगा, जो कि वेक्टर F इस दिशा में होगा, क्योंकि बल भी सदिश राशि है। लेकिन माइनस आवेश पर
जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। माइनस आवेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो इस वाले पर क्या लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा, वो लगेगा वेक्टर एफ। वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस साइड में है और माइनस के ऊपर जो बल लग रहा है उसकी विपरीत दिशा में है। तो ये बल जो इस पर ऐसे अगर कोई ये वैद्युत द्विध्रुव है तो इस पर अगर बल लगाएं तो इस दिशा में, तो ऐसे कुछ घूम जाएगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। वैसे ही ये विपरीत फोर्स तथा समान परिमाण के फोर्स, विपरीत यानी कि इसकी ये दिशा है और इसकी अपोजिट है, इसकी विपरीत, विपरीत तथा परिमाण में समान है। जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना ही फोर्स ये लगा रहा होगा, फोर्स यानी कि बल, जितना ये वाला बल उतना ही बल। तो ये क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा, वैद्युत ध्रुव को घुमाने का प्रयास करेगा। इसको ही हम बोल देते हैं प्रत्यानयन बलयुग्म या बलयुग्म का आघूर्ण, बलयुग्म का आघूर्ण। तो इसका जो इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं, इसका परिमाण कैसे निकालेंगे। जो टाउ होता है वो होता है बल क्रॉस यानी कि गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये बल युग्म का जो आघूर्ण है, इसका जो कॉन्सेप्ट है क्लास 11 में भी दे रखा है, वही ये कॉन्सेप्ट है जो कि स्थिर वैद्युतिकी में भी लग रहा है। तो यहाँ पे जो बल है वो क्या है, एफ। इसको हम लिख सकते हैं, जो कि हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, एक ई इक्वल टू वैद्युत क्षेत्र अपॉन एफ अपॉन क्यू। तो यहाँ से जो फोर्स आ जाता है वो आ जाता है क्यू ई। यानी कि अगर वैद्युत क्षेत्र पता है और आवेश पता है, वैद्युत क्षेत्र का मान और आवेश पता है, तो वहां से हम बल को निकाल सकते हैं कि बल क्या होगा, बल क्या होगा। यानी कि ये दिशा को तो बता ही रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण को ही लिखना है। अगर आप लिखना चाहो तो एरो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण निकाल रहे हैं, तो वैद्युत क्षेत्र के लिए वेक्टर राशि है, यानी कि सदिश राशि, तो वेक्टर लगा सकते हैं। तो ये परिमाण के लिए लिखा हुआ है, अगर वेक्टर ना लगाना चाहो तब भी, लेकिन ये परिमाण के लिए लिखा हुआ है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, एफ इक्वल टू क्यू ई। ई यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र है और क्यू आवेश है, एफ बल है। तो इस पे जो बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, दोनों तरफ विपरीत दिशा में एफ लग रहा है। बलों के बीच की जो लंबवत दूरी है वो बतानी है। तो लंबवत दूरी क्या होनी चाहिए, ये वाली दूरी जो है वो लंबवत, वो ही 90 का कोण बनाएगी। इधर भी वही वाली जो ये दूरी होगी वही ये वाली दूरी होगी, 90 का कोण बनाएगी। ये समांतर दूरी है, ये भी समांतर दूरी है। तो इसका जो एक कंपोनेंट ले लेंगे, घटक, वो ले लेंगे, ये 2l दूरी है इसकी। तो इसका जो एक घटक ले लेंगे थीटा से दूर, तो वो आएगा 2l साइन थीटा। एक आएगा इधर के लिए, वो आएगा 2l कॉस थीटा। 2l कॉस थीटा वाला होगा वो इसी की दिशा में होगा, समांतर। तो उसके कारण वैद्युत ध्रुव आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी कि जीरो होगा। जो लंबवत दूरी होती है वही निकालते हैं। तो ये वाला जो कंपोनेंट लेंगे इसका, वो आएगा आपका थीटा से दूर वाला 2l साइन थीटा। जो दूर वाला कंपोनेंट टूटता है वो साइन में टूटता है, और जो पास थीटा के पास वाला टूटता है वो कॉस में टूटता है। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 2l साइन थीटा। बल को हम लिख सकते हैं क्यू ई इक्वल टू 2l साइन थीटा, इस वाली इक्वेशन से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ई क्रॉस 2ql साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो होता है, उसे P से प्रदर्शित करते हैं, वो होता है 2ql। तो यहाँ पे 2ql की जगह हम लिख सकते हैं P। तो यहाँ पे लिखेंगे ई P साइन थीटा। तो वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के लिए आ जाएगा जो फॉर्मूला, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए पी ई साइन थीटा। जहाँ पे टाउ आपका है बल युग्म का आघूर्ण, तो बल युग्म के आघूर्ण को कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी इस वाले फॉर्मूले से, टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा।
ये इसका परिमाण है। अगर इसको हम वेक्टर यानी कि सदिश रूप में लिखें, जो टाउ है वो भी सदिश राशि होगी, तो टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस साइन वाला कंपोनेंट होता है तो क्रॉस वाला लगता है वेक्टर ई, जो कि सदिश में पढ़ाया जाता है। तो ये सदिश रूप आ जाता है वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। इसका जो मात्रक होगा वो होगा जो P का मात्रक होता है, इससे निकाल सकते हैं जो P और E। तो P का मात्रक होता है कूलम इंटू मीटर क्रॉस, जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक वो होता है न्यूटन अपॉन कूलम। जो वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है वो इस वाले फार्मूले से निकाल सकते हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। जो बल का मात्रक होता है वो न्यूटन होता है, जो आवेश का मात्रक होता है वो कूलम होता है। तो न्यूटन अपॉन कूलम, कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, जो मात्रक आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। इसकी विमा को देखेंगे, विमा क्या होगी, जो बल की विमा होती है इस वाले से निकाल सकते हैं। तो बल की विमा होती है MLT-2 और मीटर की L होती है, तो इसकी जो विमा आ जाएगी वो आ जाएगी ML2T-2। मात्रक न्यूटन मीटर होता है, विमा होती है ML2T-2। बल युग्म का आघूर्ण जो कॉन्सेप्ट पढ़ा उसकी केस देखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए, यानी कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है तो वैद्युत द्विध्रुव को भी इसी दिशा में रख दिया जाए। अगर इस दिशा में समांतर रख दिया जाए तो जो थीटा एंगल बनाएगा वो बनाएगा 0 डिग्री का। जो वैद्युत क्षेत्र से थीटा एंगल होगा, कोण होगा, वो 0 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पे जो अभी वैद्युत द्विध्रुव का परिमाण आया था वो आया था PE साइन थीटा। तो थीटा की जगह क्या लिखेंगे 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0। टाउ इक्वल टू 0, यानी कि अगर समांतर दिशा में वैद्युत ध्रुव रखा हुआ है तो उस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण नहीं लगेगा, यानी कि कोई भी कार्य नहीं करेगा। दूसरा केस देखेंगे कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत रख दिया जाए, यानी कि सीधे लंबवत, यानी कि जो कोण बनाएगा वो 90 का बनाए, तो क्या होगा, यदि लंबवत रख दिया जाए तो जो थीटा कोण बनाएगा वो बनाएगा 90 डिग्री का। तो वहां पे क्या होगा टाउ PE साइन 90, यानी कि यहाँ पे जो टाउ आपका होगा बल आघूर्ण वो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा। तो ये क्या होगा PE, यानी कि अगर लंबवत वैद्युत द्विध्रुव को रखेंगे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में तो वहां पर वैद्युत बल युग्म के आघूर्ण के द्वारा कार्य किया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में। तीसरा केस देखेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव के समांतर रख दिया जाए लेकिन विपरीत दिशा में, यानी कि उसको घुमा दिया जाए बिल्कुल, तो जो आपका एंगल बनाएगा वो बनाएगा 180 का, 180 का विपरीत दिशा में, थीटा इक्वल टू समांतर हो लेकिन विपरीत बिल्कुल घुमा दिया जाए तो वो एंगल होगा 180 का। तो वहां पे टाउ PE साइन थीटा होगा 180, 180 का मान होता है 0 साइन में, तो टाउ इक्वल टू 0, यानी कि विपरीत दिशा में भी रखने पर बल युग्म के आघूर्ण के द्वारा वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, यानी कि 0। ये इसके 3 केस बनते हैं। इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करके देखेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है, वो है 4 क्रॉस 10 की पावर 9 कूलाम मीटर, C फॉर कूलाम, M फॉर मीटर, द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव 5 क्रॉस 10 की पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स परिमाण वाले एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण 30 डिग्री के कोण पर झुका है। द्विध्रुव पर कार्य करने वाले बल आघूर्ण का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी कि एक वैद्युत क्षेत्र दे रखा है एक समान,
इस पे एक वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण दे रखा है, यानी कि -q + q, और एक जो थीटा एंगल बना रहा होगा वो 30 डिग्री दे रखा है। 30 डिग्री दे रखा है वैद्युत क्षेत्र से जो कोण बनाता है वैद्युत द्विध्रुव। जो आपको P दे रखा है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव दे रखा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो दे रखा है P 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर, ये आपको दिया है क्वेश्चन में। फिर आपको एक समान वैद्युत क्षेत्र दे रखा है न्यूटन कूलम इनवर्स, ये दे रखा है 5 × 10⁴ न्यूटन कूलम इनवर्स, और थीटा एंगल दे रखा है 30 डिग्री। आपको निकालना है बल आघूर्ण का परिमाण, ज्ञात कीजिए। तो बल आघूर्ण का परिमाण के लिए जो फॉर्मूला है टाउ PE sin थीटा, जो P की वैल्यू है वो रख देंगे। P की वैल्यू 4 × 10⁻⁹, और E की वैल्यू है वो है आपकी 5 × 10⁴ साइन 30 जो थीटा का है। तो 4 पंजे 20 हो जाएगा, और क्रॉस 10 की पावर -9 है और प्लस का 4 है, तो यानी कि -5 बचेगा। मल्टीप्लिकेशन में हमेशा जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं, तो -9 और +4 तो -5 बचेगा। और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 10 बचेगा, क्रॉस 10 की पावर -5, 10 की पावर -4 हो जाएगा। टाउ इक्वल टू, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर। जो ऑप्शन दे रखे हैं उस ऑप्शन में ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये इसका आंसर है। आई होप आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, जो भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में ना आया हो। आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।